मदन ने दोबारा पूरी ताकत से फावड़ा चलाया। फिर से वही आवाज आई। उत्सुकता और कौतूहल में दोनों ने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से एक बहुत पुराना घड़ा बाहर निकला। संजू देखती रह गई और उस जादुई मटके ने माखन को खींचकर अपने अंदर कैद कर लिया। संजू डर के मारे चीख उठी। अब उसका घमंड टूट चुका था और सामने सिर्फ खौफ था। चंदनपुर, एक ऐसा गांव जहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसी गांव के एक कोने में बसी थी एक ऐसी खामोशी जिसने दो बहनों की हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। संजू और मंजू। बचपन में माँ का साया उठा तो लगा कि पिता का सहारा काफी है, पर नियति का खेल देखिए। महज 2 दिन पहले पिता भी उन्हें इस दुनिया से अकेला छोड़कर चले गए। अब दोनों बहनें पूरी तरह अनाथ थीं। घर के सन्नाटे में सिर्फ भगवान का नाम ही उनका एकमात्र सहारा था, पर ये सहारा भी जल्द ही टूटने वाला था। तभी अचानक उस शांत घर के बाहर कुछ कदमों की आहट हुई। ये आहट किसी हमदर्द की नहीं, बल्कि गांव के मुखिया के घमंडी बेटे माखन लाल की थी, जो अपने 2 लठैतों के साथ वहां आ धमका था। अरे ओ हरिया की बेटियों, बाहर निकलो। कहाँ छुपी बैठी हो, बाहर आओ। दोनों बहनें सहम गईं। उन्होंने इससे पहले माखन को कभी नहीं देखा था। संजू ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। भैया, आप कौन हैं और हमारे घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या काम है आपको? भैया? अरे ओ पागल लड़की, पहले जान तो ले कि सामने खड़ा कौन है। मैं इस गांव के मुखिया का इकलौता बेटा माखन लाल हूँ। माखन ने जैसे ही संजू के चेहरे को देखा, उसकी नजरें ठहर गईं। संजू बेहद खूबसूरत और रूपवान थी। माखन के दिमाग में तुरंत एक साजिश ने जन्म ले लिया। आइए माखन जी, अंदर आकर बैठिए। बैठने नहीं आया हूँ यहाँ, मुझे सीधे मुद्दे की बात करनी है। मुझे मेरा कर्ज वापस चाहिए। तुम्हारे बाप ने मेरे पिताजी से मोटा कर्ज लिया था। 2-3 महीने बीत चुके हैं, पर एक धेला वापस नहीं आया। अब वो मर चुका है तो पैसे कौन देगा? तुम दोनों। रहम कीजिए माखन जी, थोड़ा रहम कीजिए। अभी हमारे पिता को गुजरे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हम अचानक इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? थोड़ा वक्त दीजिए। देखो, मुझे भैया भैया मत बोलो। और रही बात पैसों की, तो अगर पैसे नहीं दे सकती तो एक रास्ता है। जरा इधर आओ, थोड़ी दूर हटकर अकेले में बात करते हैं। अकेले में? पर क्यों? जो कहना है यहीं कहिए। कहा ना, कुछ जरूरी काम है। जरा साइड में आओ। संजू भारी मन से माखन के साथ थोड़ी दूर एकांत में जाती है। उसे नहीं पता था कि वहाँ पैसों की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सौदा होने वाला था। देखो संजू, सच कहूं तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम्हारी सादगी और खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो समझो तुम्हारा सारा कर्ज माफ। पर माखन जी, ये कैसे मुमकिन है? हम तो बेहद गरीब और अनाथ हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कोई दहेज या धन दौलत नहीं है। मुझे दहेज का कोई लालच नहीं है संजू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब अपना फैसला बताओ। लेकिन अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी इस छोटी बहन मंजू का क्या होगा? वो तो अकेली रह जाएगी। अरे तुम पहले अपनी सोचो। तुम्हारी शादी बड़े घर में हो जाएगी तो उसकी भी शादी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अगर तुम उसके चक्कर में पड़ोगी तो जिंदगी भर दूसरों के घरों में चौका बर्तन करोगी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। सोच लो, अगर शादी मंजूर है तो कल सुबह मेरे घर आकर बता देना, वरना कल शाम तक मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। चलो रे लड़कों। माखन अपनी धमकी देकर चला गया, लेकिन संजू के दिमाग में एक गहरा तूफान छोड़ दिया। दीदी, क्या कह रहा था वो? क्या बात हुई आप दोनों के बीच? कुछ नहीं मंजू, बस ऐसे ही कर्ज के सिलसिले में बात कर रहा था। तुम घर पर ही रहो, मैं गांव में काम की तलाश में जा रही हूँ। अगर कहीं काम मिल गया तो हम कर्ज चुका देंगे। संजू तुरंत घर से निकल पड़ी। उम्मीद की एक किरण लेकर वो सबसे पहले गांव के जमींदार के पास पहुंची, पर जमींदार का दिल तो पत्थर का था। काम तो है मेरे पास। मेरे घर के जूठे बर्तन मांजने होंगे और झाड़ू पोछा करना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दूंगा। जमींदार साहब, 50 रुपए में इस महंगाई में क्या होगा? कुछ तो रहम खाइए। कम से कम 100 रुपए रोज के दे दीजिए। 100 रुपए? यहाँ कोई तुम किसी दफ्तर में नौकरी करने नहीं आई हो।
देना है तो 50 रुपए ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। टूटे दिल से संजू आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ढाबा दिखा। उसने ढाबे वाले से काम मांगा। देखो लड़की, काम तो मिल जाएगा और मैं तुम्हें 100 रुपए रोज के भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें रात के 10 बजे तक रुकना होगा। बाहर जो लोग बैठते हैं उन्हें खाना परोसना होगा और जूठी प्लेटें उठानी होंगी। बोलो, मंजूर है? शाम को देर रात तक, और वो भी इतने सारे अनजान मर्दों के बीच। ढाबा जी, मुझे रसोई के अंदर का कोई काम दे दीजिए, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। अरे नखरे करने हैं तो घर बैठो। तुम जैसी नाजुक लड़कियां यहां काम नहीं कर पाएंगी। चलो, रास्ता नापो यहां से। सूरज ढल चुका था और संजू की बची कुची उम्मीदें भी। थक हार कर भूखी प्यासी वो शाम को जब घर लौटी तो उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। दीदी, आप आ गई? क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? कहीं काम नहीं मिला क्या? क्या बताएं मंजू, ये दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ कोई किसी मजबूर का साथ नहीं देना चाहता। जिसके पास पैसा है उसके सिर पर घमंड सवार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इस दलदल से कैसे निकलेंगे। दीदी, हम हिम्मत क्यों हार रहे हैं? हम अपने ही खेत में दिन रात मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे और उनका सारा कर्ज चुका देंगे। पगली, खेत में काम करके क्या मिलेगा? पिताजी ने भी तो जिंदगी भर इसी खेत में हाड़ मास गलाया था ना। फिर भी कर्ज के सिवा क्या मिला हमें? सच कहूं तो आज मुझे पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें इस हाल में छोड़ गए। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? पिताजी ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। उनके बारे में ऐसा मत कहो। तुम मुझसे जुबान मत लड़ाओ मंजू, तुम जमीनी हकीकत नहीं जानती। दीदी, मैं भूखी रह सकती हूँ, हर दुख सह सकती हूँ, लेकिन अगर आप पिताजी के स्वाभिमान पर उंगली उठाओगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये बात है। इस सड़ी सी जिंदगी में मैं तुम्हारे और इस घर के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने जा रही थी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो ठीक है, कल सुबह ही मैं मुखिया के बेटे माखन लाल से शादी कर लूंगी। फिर जो करना है कर लेना। तुम्हें इसी गरीबी में सड़ने के लिए छोड़ दूंगी। दीदी, मैं तो पहले ही जानती थी कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपका यही फैसला है, अगर आपको ऐशो आराम की जिंदगी ही चुननी थी, तो शौक से जाइए। मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। उस रात दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से पीठ फेर ली और सो गईं। लेकिन संजू ने अपना रास्ता चुन लिया था। अगली सुबह संजू बिना पीछे मुड़े सीधे माखनलाल के आलीशान मकान पर पहुंची। माखन जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी के बाद कभी पलटकर उस पुराने घर और अपनी बहन के पास नहीं जाऊंगी। जो कुछ होना है आज और अभी होना चाहिए। अरे, ये तो मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। मुझे भी यही मंजूर है। चलो, आज ही हमारी शादी होगी। और इस तरह संजू और माखन की शादी हो गई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए। संजू अब उस बड़े घर की बहू बनकर एक आलीशान रानी की तरह जिंदगी जीने लगी थी। उसे अब पुरानी गरीबी का कोई एहसास नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उस सूने घर में मंजू अकेली रह गई थी। मगर कहते हैं ना कि ईश्वर ईमानदार लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। मंजू की बेबसी देखकर गांव वालों का दिल पसीज गया। सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया और मंजू की शादी गांव के सबसे सीधे और मेहनती किसान मदन के साथ तय कर दी। मदन, जिसके पास अपनी जमीन तो नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन उसकी रगों में ईमानदारी का खून था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता और शाम को जो भी रूखा सूखा मिलता उसे लेकर खुशी खुशी
मंजू के पास घर लौट आता। दोनों की जिंदगी तंगहाली में थी, पर सुकून था। सुनो मंजू, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक नया काम मिल गया है। और हाँ, अब से मैं दिन के साथ साथ रात को भी काम पकड़ा करूंगा। बस तुम देखना, इसी महीने के आखिर में तुम्हारे लिए एक शानदार खूबसूरत साड़ी, खनकती हुई चूड़ियां और वो सब कुछ लाऊंगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा। नहीं जी, आप हमारे लिए इतनी ज्यादा तकलीफ मत उठाइए। आप बस अच्छे से रहिए, सेहतमंद रहिए। मेरे लिए वही सबसे बड़ा गहना है। हम थोड़ा ही कमाएंगे और थोड़े में ही सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, पर मैं आपको इस तरह दिन रात हाड़मास गलाते हुए नहीं देख सकती। अरे पगली, यही तेरा सीधा और भोलापन ना एक दिन मेरी जान ले लेगा। सच कहूं तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मुझे तुम जैसी समझदार और संतोषी पत्नी मिली। नहीं जी, किस्मत तो मेरी अच्छी थी जो मुझे आप जैसे देवता समान पति मिले। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुखी जीवन के सपने देखते हुए सो जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि सुबह होते ही उनकी इस छोटी सी खुशी पर किसी की काली नजर लगने वाली है। अगली सुबह होती है। मुखिया के आलीशान महल में संजू रेशमी बिस्तर पर सोकर उठती है, पर उसके दिमाग में आज भी वही पुरानी कड़वाहट और घमंड भरा हुआ था। सुनो जी, आज रात सपने में मैंने अपनी छोटी बहन मंजू को देखा। वो किसी दूसरे के खेत में धूल मिट्टी में सनी हुई मजदूरी कर रही थी। बहुत ही बदतर हाल था उसका। अरे भाई, इस दुनिया में सबकी किस्मत तुम्हारी तरह थोड़ी ना होती है। तुम तो राज करोगी, किसी रानी की तरह रहोगी, क्योंकि तुमने इस गांव के सबसे रईस माखन लाल से शादी की है। और वो तो उस 2 कौड़ी के मजदूर मदन के साथ ब्याही है। फर्क तो रहेगा ना संजू? हाँ जी, वो तो है ही, पर मुझे एक बात जाननी है। ये मदन आखिर किसके खेत में मजदूरी करता है? सुनो ना जी, एक काम करो, उस जमींदार से बात करो और मदन को तुरंत काम से निकलवा दो। क्या? पर ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, पर उसे सड़क पर तंग हाल देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। मुझे उसे तड़पाने में बहुत मजा आ रहा है। आप अभी के अभी जमींदार के घर जाओ और उसे बोलो कि मदन को नौकरी से निकाल फेंके। पागल हो गई हो क्या संजू? किसी गरीब की पेट पर लात मारकर उसकी बद्दुआ क्यों लेनी? वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, रहने दो ना उसे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे उसे उस काम से निकलवाना ही है। जब तक मैं उसे दर दर की ठोकरें खाते और भीख मांगते न देख लूं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा, ठीक है। आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी करता आया हूं, तो ये भी सही। मैं अभी जमींदार के घर जाता हूं। उधर दोपहर की कड़कती धूप में मदन जमींदार के खेत में पसीना बहा रहा था। बंजर जमीन पर हरी भरी फसल लहलहा रही थी। जमींदार खेत के किनारे खड़ा मदन की मेहनत को निहार रहा था। मदन बेटा, मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मेरी इस सूखी बंजर जमीन को आज तुमने उपजाऊ बना दिया। तुमने इस मिट्टी को सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि अपने खून और पसीने से सींचा है। आज इस खेत में जो कुछ भी है, वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। नहीं जमींदार साहब, ये तो बस आपका प्यार और बड़प्पन है। आप हमें समय पर और पूरी ईमानदारी से हमारी मजदूरी देते हैं, और मैं बस अपने काम के प्रति वफादार रहता हूं। बेटा, शाम को हवेली आना और अपनी पगार ले जाना। और हां, अगले महीने फसल कटने पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा तोहफा भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। शाम को काम पूरा करके मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, देर मत करना, मैं घर निकलता हूं। जमींदार खुश दिल से अपनी हवेली पहुंचता है, पर जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखता है, वो हैरान रह जाता है। सामने मुखिया का बेटा माखन लाल
रौब से सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अरे माखन जी, आप अचानक मेरे घर? अगर कोई काम था तो संदेश भिजवा देते, मैं खुद आपके घर आ जाता। और कहिए, मुखिया जी कैसे हैं? पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। जमींदार, सीधे मुद्दे की बात सुनो। क्या तुम्हारे खेतों में मदन नाम का कोई आदमी काम करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। बहुत ही भला और मेहनती लड़का है। तो सुनो, उसे आज और इसी वक्त काम से निकाल बाहर करो। पर माखन जी, ऐसा क्यों? उसने तो कोई गलती नहीं की। मुझसे जुबान लड़ाने और बहस करने की जरूरत नहीं है जमींदार। जितना कहा है उतना करो। क्या तुम चाहते हो कि गांव में तुम्हें या तुम्हारे काम को कोई दिक्कत आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मुखिया जी। आप निश्चिंत रहिए, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं आज ही उसे काम से हटा दूंगा। अच्छा है। ध्यान रहे, दोबारा वो तुम्हारे खेत के आसपास भी ना दिखे। माखन अपनी हनक दिखाकर वहां से चला जाता है। पीछे छोड़ जाता है एक बेबस जमींदार को। धीरे धीरे सूरज ढल गया। शाम होते ही मदन वादे के मुताबिक खुश खुश जमींदार के घर पहुंचता है, ये सोचकर कि आज की पगार से वो मंजू के लिए कुछ लाएगा। राम राम जमींदार साहब, मैंने खेत का सारा काम निपटा दिया है। मिट्टी बराबर हो गई है। बस 1-2 दिन का काम और बचा है। उसके बाद मैं दूसरे खेत की बुआई शुरू कर दूंगा। मदन बेटा, अब तुम्हें खेतों पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि अब से तुम मेरे यहां काम नहीं करोगे। क्या? पर ऐसा क्यों जमींदार साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर कुछ कमबेश हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं मजबूर हूं। आज दोपहर मुखिया का लड़का माखन यहां आया था। उसने साफ साफ धमकी दी है कि तुम्हें काम से निकाल दिया जाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं। मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये उसकी जेठानी संजू की ही चाल है, पर वो अपनी खुददारी नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं जमींदार साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप बस मेरी आज तक की तनख्वाह मुझे दे दीजिए। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। मदन चुपचाप पैसे लेता है और बेहद उदास और टूटे मन से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो अपनी मासूम पत्नी मंजू को क्या जवाब देगा। मदन भारी कदमों और उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। जो पैसे उसे मिले थे वो उसकी मेहनत के आखिरी पैसे थे। घर पहुंचते ही उसने वो पैसे चुपचाप मंजू के हाथों में थमा दिए। क्या हुआ जी? आज आपके चेहरे की रौनक कहाँ खो गई है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मंजू, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। नहीं जी, मुझसे कुछ मत छुपाइए। जो भी सच है मुझे साफ साफ बता दीजिए। सच ये है मंजू कि तुम्हारी बड़ी बहन संजू ने मुझे जमींदार के काम से निकलवा दिया है। खैर, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। बस नया काम ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं जी, मुझे उस भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप हिम्मत मत हारिए। तुम ठीक कह रही हो मंजू। अब मैं किसी और के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। हमारे पास वो जो थोड़ी सी बंजर जमीन है ना, अब हम किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने ही खेत को अपने पसीने से सींचेंगे और उसे उपजाऊ बनाएंगे। हाँ जी, ये हुई ना बात। हम अगली सुबह होते ही खेत के लिए निकल जाएंगे। रात बीती और अगली सुबह दोनों पति पत्नी अपने बंजर खेत की तरफ चल दिए। मदन के कंधे पर फावड़ा था और मंजू उसके पीछे पीछे उम्मीदें लिए चल रही थी। खेत पहुंचकर मदन ने जमीन पर जैसे ही पहला फावड़ा चलाया, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। अरे, ये क्या है?
जमीन के अंदर कुछ ऐसा है जो कुदाल को रोक रहा है। मदन ने दोबारा पूरी ताकत से फावड़ा चलाया। फिर से वही आवाज आई। उत्सुकता और कौतूहल में दोनों ने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से एक बहुत पुराना घड़ा बाहर निकला। मंजू, देखो कितना अजीब और पुराना घड़ा है ये। अचानक घड़े के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। सुनो तुम दोनों, बिना वक्त गवाए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने घर लेकर चलो। मंजू, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दिया? हाँ जी, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक जादुई मटका हूं जिसे मदन, तुम्हारे दादाजी के पिताजी ने इस जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था। आज सदियों बाद तुमने मुझे आजाद किया है। मटके की बात सुनकर मदन और मंजू को उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया। वे चुपचाप उस जादुई मटके को कपड़े में छुपाकर अपने घर ले आए। हे जादुई मटके, अब तुम हमें साफ साफ बताओ कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मदन, बात बहुत पुरानी है। तुम्हारे पूर्वज बहुत ही सीधे, सच्चे और ईमानदार थे। जब उनके पास मैं था तो ये बात उस समय के राजा को पता चल गई। राजा ने लालच में आकर अपने मंत्रियों को इस जादुई घड़े को छीनने के लिए तुम्हारे घर भेजा। पर तुम्हारे पूर्वजों ने राजा के सैनिकों से झूठ कह दिया कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। इस बात से राजा क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर तुम्हारे पूर्वजों को मृत्यु दंड देने और घर जलाने का आदेश दे दिया। जान पर बनती देखकर तुम्हारे परदादा ने तुरंत मुझे उसी खेत में छिपा दिया जहां आज तुम काम कर रहे थे। उसके बाद राजा के सैनिकों ने तुम्हारे वंश के सभी पुरुषों को मार डाला। सिर्फ औरतें और छोटे बच्चे बचे थे। मैं तब से आज तक इस मिट्टी के नीचे तुम्हारे ही वंश के किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा था। आज हमारे पूर्वजों की ये दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मटके जी, तो आप अब हमारी क्या मदद करेंगे? मैं तुम्हारी रोज एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रहे, सिर्फ अपनी जरूरत भर का ही मांगना। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया और तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ मांगा, उसी दिन मैं तुम दोनों को इसी घड़े के अंदर हमेशा के लिए समाहित कर लूंगा। हमें कोई लालच नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे पास रहने के लिए बस एक सुंदर और पक्का घर दे दो। तथास्तु। तुम्हारी पलक झपकने से पहले तुम्हारा पक्का मकान तैयार हो जाएगा। और देखते ही देखते उनकी वो टूटी झोपड़ी एक आलीशान और सुंदर पक्के मकान में बदल गई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वक्त बीतता गया। मदन और मंजू अपनी जरूरत के हिसाब से मटके से चीजें मांगते और धीरे धीरे वे गांव के रईसों में गिने जाने लगे। जब ये खबर संजू के कानों तक पहुंची तो उसके सीने पर सांप लौट। सुनो जी, मैंने सुना है कि मेरी उस भिखारी छोटी बहन मंजू ने एक बहुत बड़ा और पक्का घर बनवा लिया है। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं और वो बड़े आराम की जिंदगी जी रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस मजदूर मदन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? संजू, तुम इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं अब अपनी पुरानी गलतियां सुधार चुका हूं। मुझे दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तुम भी शांत बैठो। मतलब तो रखना पड़ेगा। ऐसा है, तुम अभी मेरे साथ मंजू के घर चलो। हम वहां जाकर प्यार का एक झूठा नाटक करेंगे। हमें किसी भी तरह ये पता लगाना है कि आखिर उसके पास रातों रात इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलो, पर साफ कह रहा हूं, मैं वहां चलकर कुछ बोलूंगा नहीं और ना ही कुछ गलत करूंगा। दोनों बातें करते हुए सीधे मंजू के नए घर पहुंचते हैं। मंजू और मदन अपने आंगन में बैठे थे। दोनों के दिल में कोई कपट या द्वेष नहीं था, इसलिए अपनी बड़ी बहन और जीजा को आया देख वे बेहद खुश हो गए। दीदी, आइए आइए, बैठिए जीजा जी, बैठिए। मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बहन, पानी की जरूरत नहीं है, मैं अभी पीकर आ रही हूँ। मंजू,
मैं यहाँ तुमसे अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी की हुई बातों पर बहुत पछतावा है। और हाँ, तुम्हारा इतना सुंदर घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कोई बात नहीं दीदी, आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज भाई साहब, जीजा जी भी हमारे घर आए हैं। तभी बात करते करते संजू की नजर कोने में रखे उस जादुई मटके पर पड़ती है। संजू ने बचपन में अपनी नानी से पूर्वजों के एक जादुई घड़े की कहानी सुनी थी, जो मंजू ने कभी नहीं सुनी थी। मटके की बनावट देखते ही संजू का दिमाग ठनक गया। अरे, ये तो वही हमारे पूर्वजों का जादुई मटका है, जिसके बारे में नानी कहानी सुनाया करती थी। तो ये मटका मदन को मिल गया है और इसी के दम पर ये लोग अमीर हुए हैं। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस जादुई मटके को चुरा कर रहूंगी और इसे अपने घर ले जाऊंगी। अच्छा मंजू, अब हमें निकलना होगा। तुम्हारे जीजा जी को जरा कंपनी के काम से बाहर जाना है। मैं फिर आऊंगी। और हाँ, तुम दोनों भी हमारे घर घूमने जरूर आना। हाँ दीदी, जरूर आएंगे। संजू अपने पति माखन के साथ वहाँ से विदा तो हो गई, लेकिन जाते जाते उसने मंजू के घर की खुशियाँ चुराने का एक खतरनाक प्लान बना लिया था। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सुनो जी, देखा आपने, मैंने आखिरकार उस राज को पकड़ ही लिया, जहाँ से वो दोनों रातों रात अमीर बने थे। उन्हें पैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि ये जादुई घड़ा दे रहा है। संजू, तुम ये क्या कह रही हो? जादुई घड़ा? ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। बचपन में मेरी नानी ने हमारे पूर्वजों के एक जादुई घड़े की कहानी सुनाई थी। हम सब उसे मजाक समझते थे, पर जब मैंने इसे मंजू के घर में देखा तो मुझे यकीन हो गया कि अचानक उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अब ये हमारा है। हे भगवान, तुमसे शादी करके मैं तो सच में पछता रहा हूं। ये चोरी भारी पड़ेगी संजू। एक बार मेरा साथ और दे दो, फिर जिंदगी भर किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। जो मांगोगे पल भर में मिलेगा। संजू तुरंत छोटी बहन के घर जाती है और उस मटके को चुराकर अपने घर लाती है। अगली सुबह, हे जादुई घड़े, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे अभी सोने का एक कीमती हार दे दो। संजू के कहते ही मटके से तेज रोशनी निकली और सामने सोने का एक चमचमाता हुआ हार आ गिरा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का शुद्ध सोना है। ये घड़ा तो कमाल है संजू। कहा था ना मैंने, अब हमें और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही हम और अमीर बनेंगे, सबसे पहले अपनी छोटी बहन और उसके पति के फन को कुचल देंगे। मुझे उनकी ये तरक्की फूटी आंख नहीं सुहाती। तो फिर देर मत करो संजू, जल्दी से कुछ और मांगो, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। पर अब क्या मांगू, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। हटो, अब मुझे मांगने दो। हे जादुई घड़े, मुझे अभी के अभी पैसों से भरा हुआ एक पूरा बैग दे दो। मूर्ख इंसान, तूने लालच किया और एक ही दिन में अपनी जरूरत से ज्यादा चीज मांग ली। तूने मेरे सबसे बड़े नियम को तोड़ा है, इसलिए इसकी सजा के तौर पर मैं तुझे हमेशा के लिए अपने इस घड़े के अंदर समाहित कर रहा हूँ। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। नियम सबके लिए बराबर है। दिन भर में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती थी, पर तुम्हारे पति ने लालच में दूसरी चीज मांगी। अब भुगतो। संजू देखती रह गई और उस जादुई मटके ने माखन को खींचकर अपने अंदर कैद कर लिया। संजू डर के मारे चीख उठी। अब उसका घमंड टूट चुका था और सामने सिर्फ खौफ था। उधर जब मंजू और मदन मटके से कुछ मांगने गए तो वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कोना पूरी तरह खाली था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा जादुई घड़ा कहाँ चला गया? मंजू, मैं ये बात लिखकर दे सकता हूँ कि ये काम तुम्हारी बड़ी बहन संजू का ही है। कल अचानक उनके बर्ताव में जो मिठास आई थी, वो सिर्फ नाटक था। वो यहाँ सिर्फ उस घड़े की जांच पड़ताल करने आई थी। चलो, कोई बात नहीं मंजू, हमें भगवान की दया से अपनी जरूरत भर का मिल चुका है। अब वो उस मटके से खुश रहे, हमें कोई शिकायत नहीं। तभी अचानक संजू रोती बिलखती नंगे पैर दौड़ती हुई मंजू के घर पहुंचती है। उसके होंठ कांप रहे थे। मंजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे। मैं कल रात को आकर तुम्हारा जादुई मटका चुरा ले गई थी।
पर लालच के चक्कर में उस मटके ने तुम्हारे जीजा जी को अपने अंदर कैद कर लिया है। मुझे बचा लो मंजू, मुझे बचा लो। क्या दीदी, आपने ये क्या कर दिया? घड़े का नियम बहुत कड़ा था। रोने से अब कुछ नहीं होगा दीदी। हमें तुरंत गांव के सिद्ध साधु बाबा के पास चलना होगा। वो बहुत ज्ञानी हैं, वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तीनों तुरंत साधु बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। देखो बच्चों, जादुई चीजें जितनी चमत्कारी होती हैं, उनके नियम उतने ही कठोर होते हैं। लालच बुरी बला है और तुम्हारे पति को उसी लालच की सजा मिली है। बाबा, कोई तो उपाय होगा, इसका कुछ तो निवारण होगा ना? प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक उपाय है बेटी, ध्यान से सुनो। अगली सुबह होते ही तुम उस जादुई घड़े के सामने जाना और मटके से पैसों या दौलत के बजाय अपनी बहन के पति की जान मांगना। नियम के मुताबिक मटका माखन को तो आजाद कर देगा, लेकिन बदले में वो मटका हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो जाएगा। उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। यानी तुम अपनी सारी जादुई दौलत हमेशा के लिए खो दोगी। बाबा, हमें मंजूर है। अगर हमारे भाई जी की जान बचती है तो हमें उस जादुई मटके की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से जी लेंगे। तुम दोनों कितने अच्छे हो। आज दूसरों की भलाई के लिए तुम अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। और एक मैं थी जो सिर्फ लालच में अंधी थी। मुझे माफ कर दो। अब रोने का वक्त नहीं है बेटियों। यहां से जाओ और कल सुबह होने का इंतजार करो। रात बीत गई और अगली सुबह हुई। सभी लोग मटके के सामने खड़े थे। मंजू ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। हे जादुई मटके, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां और लालच हो जाता है। कृपया हमें क्षमा करें। आज हम आपसे अपनी पहली और आखिरी इच्छा मांगते हैं। हमारे जीजा जी को सुरक्षित वापस लौटा दीजिए। मंजू, तुम धन्य हो। तुम उस बड़ी बहन के लिए अपना सब कुछ त्याग रही हो, जिसने तुमसे नफरत की, तुम्हारा हक चुराया और अपना स्वार्थ दिखाया। मैं अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी इस निश्चल भावना को देखकर आज मैं अपना ही कानून तोड़ रहा हूं। मैं माखन को आजाद कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी मटके से एक तेज रोशनी निकली और माखन जमीन पर सकुशल गिर पड़ा। और देखते ही देखते वो जादुई मटका धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह विलीन हो गया। सुनो जी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच ने आपकी जान जोखिम में डाल दी थी। संजू, याद करो, मैं पहले कितना क्रूर और घमंडी था, पर धीरे धीरे मैं सुधर गया। लेकिन तुम पहले कितनी सीधी थी और बाद में कितनी क्रूर बन गई। कुछ सीखो अपनी छोटी बहन मंजू और मदन से। अगर आज ये दोनों ना होते तो मैं कहां होता। हमारा ये पूरा बिजनेस, कंपनी, धन दौलत सब धरी की धरी रह जाती और मैं कभी वापस नहीं आता। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मंजू, मदन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी अपनी बहन के खिलाफ नहीं बोलूंगी और ना ही कभी अपने दिल में लालच रखूंगी। तो दोस्तों, इस तरह बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से माफी मांगी और अहंकार की आग हमेशा के लिए शांत हो गई। दोनों बहनें और उनका परिवार अब फिर से एक साथ प्यार से रहने लगा। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा भाग भी आए? क्या आपको लगता है कि संजू सचमुच बदल चुकी है या अमीर होने के बाद वो फिर कोई नई चाल चलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।